तो पिछले 30 साल से हमारे अवध बिहारी चाचा 15 साल विधायक थे, 15 साल हमारे व्यासदेव प्रसाद थे। मेडिकल साइंस भी कहता है ना कि एक एज के बाद आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिजिकली और मेंटली वो लोग इतना स्ट्रांग नहीं रहते हैं। तो सच्चाई यही है कि वो लोग अब रिटायरमेंट के एज पे आ गए हैं। उन्हें चुनाव से मतलब इस फील्ड से तो रिटायर हो जाना चाहिए। आया कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। अवध बिहारी चौधरी जी 15 साल वो भी विधायक रहे, उनके ऊपर आरजेडी का टैग लगा हुआ था, लेकिन कुछ खास परिवर्तन नहीं ला पाए। उसके बाद जो ये व्यासदेव प्रसाद जी हैं, ये बीजेपी के मतलब कैंडिडेट थे और सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी अलायंस में है। उसके बाद भी 15 साल में मुझे नहीं लगता है, सीधा सिवान सदर हॉस्पिटल से मात्र 200 मीटर पे उनका घर है, लेकिन कभी वो झांकते भी नहीं है हॉस्पिटल में। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है। और आपको जैसा कि बता दें कि आगामी 3 से 4 महीने बाद बिहार के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसको लेके अभी से लगातार तैयारियां जोरों शोर पर शुरू हो गई है। सिवान में भी लगातार लोग अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। ऐसे एक शख्स से आज आपको मुलाकात करा रहे हैं जो कि एक समय था जब सिवान के सदर अस्पताल में ब्लड की कमी हुआ करती थी। तब इस युवा ने एक बीड़ा उठाया था कि सिवान के सदर अस्पताल में कभी भी ब्लड की कमी नहीं होने देंगे। और इसके साथ साथ जब लॉकडाउन लगा था, इसमें भी युवा काफ़ी एक्टिव था और लोगों के घरों तक जाकर राशन पहुंचाने का कार्य करता था। हम बात कर रहे हैं नेमत खान की। जी नेमत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्ते नेमत जी, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को बता दें ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग नहीं जान रहे हैं, वो आपको जान सकें। मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरी स्कूलिंग जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से हुई है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन मैंने नोएडा से किया और उसके बाद मास्टर्स मेरा एमयू से हुआ, एमबीए किया मैंने। उसके बाद बैंक में जॉब किया 1-1.5 साल। उसके बाद जो देश का हालात देखा हमने कि मतलब अगर हमारे जैसे लोग जो कर सकते हैं, बिज़नेस में अच्छा कर सकते हैं या पॉलिटिक्स में अच्छा कर सकते हैं या सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते हैं, वो भी अगर जॉब में लग जाएंगे तो फिर समाज कैसे सुधरेगा। ये सोच कल तक आप एक सामाजिक सोच लिए, समाज के लिए कार्य करते थे और आज आपने चुनाव लड़ने की ठान ली है। क्या कारण है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो भी सिवान विधानसभा से लड़ना चाहते हैं? चुनाव लड़ने का मेरा फैसला नहीं था। बहुत सारे सिवान के जो जागरूक लोग हैं, जैसे कुछ डॉक्टर्स हैं या और भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना था कि अगर आप फुल टाइम सोशल वर्क में हैं तो आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर एक अच्छे कैंडिडेट का आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 साल से हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, समाज में परिवर्तन लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई जगह लेटर हमने दिया, कई मुद्दे हमने उठाए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का वो सिद्धांत याद आया कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। फिर उसके बाद मैंने भीम आर्मी के साथ जुड़ के काम करना शुरू किया और भीम आर्मी काफ़ी एक्टिव लड़के हैं, काफ़ी एक्टिव लोग हैं, काफ़ी लोग जुड़े हमारे साथ और काफ़ी हमने समाज में बदलाव का काम शुरू किया। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है और व्यवस्था परिवर्तन सिवान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार अस्पताल से जुड़े हुए हैं, सदर अस्पताल से, ब्लड बैंक से जुड़े हुए हैं। एक समय हुआ करता था जब ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हुआ करती थी, लेकिन अभी 2-3 साल से लगातार आप जुड़े हुए हैं तो सदर अस्पताल को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है अस्पताल में सुविधाओं को लेकर? अस्पताल में देखिए हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। ब्लड की दिक्कत है, ब्लड के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू ब्लड डोनेशन कराते हैं। आज बिहार में सबसे ज़्यादा किसी संगठन ने ब्लड डोनेशन कैंप कराया है ये लॉकडाउन में तो सिवान में हमारी डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम और साथ में भीम आर्मी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। पूरी इंडिया में एक स्थान है सिवान का जो लॉकडाउन में ब्लड डोनेशन हुए हैं। और ब्लड डोनेशन के लिए हमने जो प्रॉब्लम है, हमने लेटर भी लिख के दिया था कंपोनेंट सेपरेटर के लिए। अगर कंपोनेंट सेपरेटर आ जाता तो ब्लड की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। उसके बाद भी ब्लड देखा जाए, सदर हॉस्पिटल की बात करूं मैं तो सदर हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं, इमरजेंसी में आज मात्र 2 वो क्या कहते हैं आपको नर्स हैं इमरजेंसी में। और यहाँ पे हार्ट अटैक जैसे बीमारियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। एक्सीडेंटल पेशेंट आ जाता है या किसी को गोली लगी हुई है, चाकू लगा हुआ पेशेंट आ जाता है, या मान लीजिए सपोज बहुत रियर केस हो गए। दवा वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताएं, दवा अवेलेबल रहता है या नहीं, या फिर कोई गरीब परिवार आ रहा है, एक्सरे वगैरह सही से होता है कि नहीं, अल्ट्रासाउंड वगैरह सही से होता है कि नहीं, ये भी बहुत मायने रखता है। एक्सरे तो होता है लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं है सदर हॉस्पिटल में। मशीन रखा रहता है, कोई सीटी स्कैन का मशीन रखा हुआ है लेकिन वो प्रॉपरली नहीं होता है। और जो मैं बता रहा हूँ वो सीरियस केस है हार्ट अटैक का। कई मेरे दोस्त, कई जानने वाले लोग और कई जनरल लोग
हार्ट अटैक होता है वो हॉस्पिटल आते हैं और उनको सिवान में सुविधा नहीं मिलने की वजह से वो पटना नहीं पहुंच सकते, उनको यहाँ पे वेंटिलेटर चाहिए और वेंटिलेटर सिवान में मौजूद नहीं है। तो ये सारी सुविधाएं हमें चाहिए, ये हमारी डिमांड है। क्या कारण हुआ? क्योंकि जो अभी यहाँ पे विधायक व्यासदेव प्रसाद जी वो भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, मंगल पांडे जी हैं वो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, सिवान के रहने वाले हैं, तो क्या लग रहा है इन लोगों ने उस तरह से ध्यान नहीं दिया क्या अस्पताल पर? देखिए, राजनीति जो अब तक चली आ रही थी बिहार में, खासकर किसी न किसी जाति से बिलोंग करते हैं या किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का टैग लगा होता है जिसकी वजह से किसी कैंडिडेट को जीतने का मौका मिल जाता है। जैसे अब मैं पूर्व विधायक की बात कर रहा हूँ, इनसे पहले जो विधायक थे हमारे मतलब अवध बिहारी चौधरी जी, 15 साल वो भी विधायक रहे, उनके ऊपर आरजेडी का टैग लगा हुआ था, लेकिन कुछ खास परिवर्तन नहीं ला पाए। उसके बाद जो ये व्यासदेव प्रसाद जी हैं, ये बीजेपी के मतलब कैंडिडेट थे और सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी अलायंस में है। उसके बाद भी 15 साल में मुझे नहीं लगता है, सीधा सिवान सदर हॉस्पिटल से मात्र 200 मीटर पे उनका घर है, लेकिन कभी वो झांकते भी नहीं है हॉस्पिटल में। उन्होंने कभी इस चीज़ को प्रायोरिटी में नहीं लिया और कभी सोचा ही नहीं कि इसमें कुछ करना भी है। जब भी आए हैं कोई मशीन बैठाने के लिए आए हैं, वो मशीन बैठा, चल रहा है नहीं चल रहा उससे कोई मतलब नहीं है। नेमत जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप जिन व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं, चाहे वो अवध बिहारी चौधरी जी हो या फिर व्यासदेव प्रसाद, आप जान रही है अपने आप में एक दिग्गज नेता है जो कि 15 साल अवध बिहारी चौधरी विधायक रहे हैं, 15 साल आपके व्यासदेव प्रसाद विधायक रहे हैं, और आप उनको टक्कर देने की बात कर रहे हैं। उनकी तुलना में कहाँ तक आप खड़े हो पाएंगे? देखिए, आप मेडिकल साइंस भी कहता है ना कि एक एज के बाद आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिजिकली और मेंटली वो लोग इतना स्ट्रांग नहीं रहते हैं। तो सच्चाई यही है कि वो लोग अब रिटायरमेंट के एज पे आ गए हैं। उन्हें चुनाव से मतलब इस फील्ड से तो रिटायर हो जाना चाहिए। किसी यूथ को मौका मिलना चाहिए, जो भी हो, जिस पार्टी से भी हो, यूथ आगे आए, वो लड़ सकते हैं, वो दौड़ सकते हैं, वो भाग सकते हैं, वो मुद्दों को पकड़ सकते हैं, वो उस पर फाइट कर सकते हैं। और पुरानी जो राजनीति है, पुराने ज़माने की जो राजनीति है, वो तो अब नहीं चलेगा सिवान में। हम आवाज़ उठाएंगे, हमारे साथ यूथ है, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, जिनका सपोर्ट है, जिन्होंने कहा है मुझे कि मुझे कंपटीशन करना चाहिए, उनका सपोर्ट है और हम मुद्दे को उठाएंगे। और इस बार मुद्दे की राजनीति होगी। और जो सिवान के मुद्दे हैं, चाहे व्यवसायियों का सिक्योरिटी हो रही, व्यवसायियों से पैसा छीन लिया जाता है जब वो बैंक जाते हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती है, उनको अनाप शनाप बिजली बिल लगाया जाता है। बिजली बिल का जो मुद्दा है, 3 महीने से लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद थी और 3 महीने से सबके दुकान का किसी का 3,000, किसी का 4,000, किसी का 5,000 बिजली बिल आया हुआ है। ये नहीं चलेगा। अगर ये बिल नहीं हटा तो इसको लेके सिवान में आंदोलन किया जाएगा और बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जब तक ये प्राइवेटाइज करके और जो सिवान के व्यवसायी हैं उनके ऊपर एक बर्डन डाला गया है। एक तो GST लगा के बर्डन लगाया गया है, ऊपर से ये बिजली बिल का बर्डन लगाया गया है, ऊपर से उनको सिक्योरिटी भी नहीं दिया जाता है। सिवान के व्यवसायी बैंक पैसा लेके जाते हैं, बीच में पैसा छीन लिया जाता है, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है। तो सिक्योरिटी चाहिए, प्लस आपको जो ये रोड है, जो शहर का रोड है, उसको अच्छा करना होगा, क्योंकि जब शहर में ट्रैफिक का मोबिलिटी सही नहीं होगी तब तक बिजनेस डेवलप नहीं करेगा। तो शहर को डेवलप करने के लिए सरकार को चाहिए कि अच्छी व्यवस्था दे, अच्छा से बिजली दे, अच्छा वो दे, तो बिजनेस डेवलप करेगा। बिजनेस डेवलप करेगा तो रोज़गार पैदा होगा। और अगर मेडिकल में सुधार नहीं हुआ तो ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। कई लोग मर गए सिर्फ अच्छी फैसिलिटी नहीं होने की वजह से। ये सिवान का जो सदर हॉस्पिटल है वो रेफर सेंटर है, हॉस्पिटल नहीं है, वो मेडिकल सेंटर नहीं है, वो रेफर सेंटर। यहाँ से सिर्फ पेशेंट को रेफर किया जाता है। पेशेंट आया, रेफर कर दो, किस हालत में पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, उसको दवा मिला नहीं मिला, वो पहुँच पाएगा नहीं। ये सारे मुद्दे हैं और इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आप मांगेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं कि मुझे क्या चाहिए, आपको नहीं मिलने वाला है। देखिए, हक अधिकार मांगने से मिलता है। आप अधिकार मांगेंगे तभी आपको अधिकार मिलेगा। और इस बार चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा। राजनीति जो होगी सिवान की, वो मुद्दों पर होगी। नेमत जी, राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अनुभव आपका नहीं रहा है राजनीति में। ऐसे में महज 3 से 4 महीने बचे हैं चुनाव होने में, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इसकी। तो 3 से 4 महीने में आप क्या कर पाएंगे, क्या तैयारियां आपकी? देखिए, आपने बात तो सही कहा कि राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग भी कोई वो हैं। मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ मैं मतलब कॉलेज पॉलिटिक्स में भी हम लोग काफ़ी एक्टिव रहे हैं। मैं ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ जहाँ से लड़का निकलने के बाद खुद ब खुद एक लीडर होता है। उसके बाद 3-3.5 साल का हमारा सोशल वर्क का करियर है। हम राजनीति में नहीं होने के बाद भी, हम पॉलिटिक्स में नहीं होने के बाद भी सिवान में ब्लड की कमी से जूझ रहे शहर को हमने मुक्त कराया।
आज भी और 14 तारीख को आने वाले दिन में फिर ब्लड डोनेशन कैंप है और हमारी कोशिश है कि 100-150 यूनिट तक सिवान के स्टॉक को पहुंचा दिया जाए ताकि किसी को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत हो। प्लस शिक्षा को लेके जो मेरा प्लान है, जो मेरा काम है, जो ये बहुत बड़ा प्लान है, इस पे भी काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं जो ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं उनको करियर काउंसलिंग नहीं मिल पाता है। वो आगे क्या करना चाहते हैं उसके हिसाब से उनको कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये बताने वाला शहर में कोई नहीं है। इस शहर में ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं उनके गार्जियन या तो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं नौकरी के लिए, या उनके गार्जियन उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनको बताना कि उनको किस स्ट्रीम से पढ़ना चाहिए ताकि आगे वो अपने पसंद का करियर चूज़ कर सकें, ये कहीं भी सिवान में किसी ने भी इस चीज़ पर फोकस नहीं किया है। हमारी टीम है, बहुत सारे लोग हैं हमारे सपोर्ट में, डॉक्टर एहतशाम साहब हैं और बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे मतलब जो कोचिंग चला रहे हैं टीचर्स हैं, उन लोगों की एक टीम बनी है और बहुत जल्दी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा। नेमत जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सिवान की जनता आपको विधायक बनाती है तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे काम किया जाए। और जो पिछले 30 साल से हमारे अवध बिहारी चाचा 15 साल विधायक थे, 15 साल हमारे व्यासदेव प्रसाद थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब जो काम करना चाहिए था उन्हें, उस पर काम किया जाएगा। हॉस्पिटल की सुविधा अच्छे से अच्छी प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। शिक्षा यहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की जाएगी और मतलब सस्ता शिक्षा मिले। अब ये मुद्दा है जो रीएडमिशन चार्ज लिया जा रहा है, इस पर कुछ ना कुछ किया जाएगा। प्लस सुरक्षा जो मैंने मेन कहा था व्यवसायियों के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे काम किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप लोग प्लीज़ अपने चुनाव के मुद्दे डिसाइड करें। आप डिसाइड करें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी कैंडिडेट किस मुद्दे पे चुनाव लड़े। पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिसाइड मत करने दीजिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी कैंडिडेट को टिकट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता है जहाँ नॉमिनेशन फाइल की जाती है, और वोट जनता देती है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। राजतंत्र इसको मत बनाइए कि पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करे कि कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, कौन जीतेगा। जनता को चूज़ करना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा और कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, एक ऊपर बैठे हुए किसी लीडर को नहीं। ये राजतंत्र और लोकतंत्र में यही फ़र्क है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने शहर के बारे में, सिवान के बारे में, आपकी जिम्मेदारी है और आपका अधिकार ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप शहर के बारे में सोचें और सिवान के मुद्दों के बारे में, सिवान में जो परेशानियाँ उसको उठाएं, वो डिमांड करें। और जो आपको लगता है, जिसको लगता है, मैं यही कहूँगा कि आप उसको वोट दें। और मैं एक बार ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे मौका दीजिए या किसी को भी मौका दीजिए, जिसको भी करना हो आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन मुद्दे डिसाइड आप कीजिए, कैंडिडेट डिसाइड आप कीजिए। राजतंत्र मत बनाइए लोकतंत्र को। कोरोना जैसे महामारी में नेमत जी, एक समस्या सबसे बड़ी उभर के सामने आई है, वो है बेरोजगारी की समस्या। जो प्रवासी मजदूर जो कि दूसरे जगह पे काम करते हैं और वो बिहार को लौट रहे हैं, और उनका एक ही कहना है, साफ तौर पे एक ही बात कहना है कि अब वो वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है, रोजगार को लेके भी कुछ काम होना चाहिए? रोजगार को लेके क्यों नहीं काम होना चाहिए? क्या वजह होता है रोजगार, कैसे रोजगार पैदा होता है, पहले तो इस पे डिस्कशन होना चाहिए ना। रोजगार सरकार ऐसे थोड़े पैदा कर देगी। आप बिजनेसमैनों को छूट देंगे, टैक्स रिलीफ देंगे, उनको फैसिलिटी देंगे, बिजनेस डेवलप होगा तो रोजगार आएगा। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाएंगे, यहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ को सेफ पैसेज देंगे कि वो आके यहाँ पे इस्टेब्लिश करें, तो रोज़गार पैदा होगा ना। यहाँ पे जो फैक्ट्रीज थी उनको बंद कर दिया गया, यहाँ के लोगों को मजबूर किया गया है कि वो बाहर जाके नौकरी करें। मैं तो यही मानता हूँ, पिछले 30 साल में यही हुआ है। और बिजनेसमैनों पे इतना बर्डन बढ़ा दिया गया है कि मुझे लगता है कि मैं खुद देख रहा हूँ 3 साल से कि जिस दुकान में, जिस बिज़नेस में 5-6 आदमी काम कर रहे थे, आज वहाँ पे 2 लोग काम कर रहे हैं। तो वो इस तरह से तो बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। आप जैसे युवाओं से इस तरह के बदलाव की उम्मीद रखी जा सकती है आने वाले दिनों में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि यूथ जब तक नहीं आएंगे तब तक वो चेंज नहीं होगा, वो मेंटेलिटी, वो सोच चेंज नहीं होगा। क्योंकि जो पुरानी सोच आ रही है, अगर वापस सत्ता उन्हीं के हाथ में रही तो फिर कैसे बदलेगा। लेकिन देखिए, जब दिल्ली का डेवलपमेंट का मैं आपको बता रहा हूँ, एक भागीदारी वर्कशॉप था। उस वर्कशॉप में शीला दीक्षित ने हर स्कूल और हर कॉलेज से स्टूडेंट को बुलवा के उनसे आइडिया लिया था और आइडिया लेके उस पर काम किया था, और तब दिल्ली ट्रांसफॉर्म हुआ। तो यूथ को और बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आइडियाज़ नहीं लेंगे आप, तो फिर परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नेमत जी, जो कि लगातार आपको बता दे रहे हैं कि 3-4 सालों से सिवान के सामाजिक जो कार्य में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, और इस बार विधानसभा में अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं और ये भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आने वाला वक्त ये तय करेगा कि सिवान की जनता इनको कैसे समर्थन करती है।